सो वेलकम बैक गाइस। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी covering the entire concept part of this particular chapter, right? ओके तो सबसे पहले देखो ये जो है ना एक मतलब यहाँ पे एक ड्रोन व्यू। अभी एक चीज़ देखना है इसमें कौन कौन सा इंडेस कवर होता है। इंडेस 32, इंडेस 109 एंड इंडेस 107। एंड ये चैप्टर का आपका एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का वेटेज रहता है एंड वी विल बी कवरिंग दिस एंटायर जर्नी विद इन 15 आवर्स अप्रॉक्स, राइट। तो सबसे पहले देखो जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना मैंने बहुत समराइज तरीके से कवर किया है इसको एंड दिस विल बी ऑफ अराउंड 7 पेजेस। तो सबसे पहला चीज़ वाई दिस इंडेस केम, मतलब इसका कवरेज क्या है। तो बैलेंस शीट अप्रोच जो अपना जो टी फॉर्म बैलेंस शीट हुआ करता था पहले पुराने ज़माने में, तो टी फॉर्म जो बैलेंस शीट है इफ़ वी इमेजिन दैट बैलेंस शीट, अभी उसमें क्या एक साइड में फिक्स्ड एसेट है। करंट फिक्स्ड एसेट में देखो ये जो यहाँ पे मैं ना इसको ब्लू मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब का ना ऑलरेडी इंडेस एस था। उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री का भी इंडेस या तो रिस्पेक्टिव एस था। उसके बाद इक्विटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पे करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस रिसीवेबल, कैश बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सब के लिए ना कोई इंडेस नहीं था। तो ये सारा जो फाइनेंशियल आइटम्स है दैट मीन्स अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स गॉट कवर्ड बाय एन इंडेस। मतलब ये 3 इंडेस का पैकेज है 109, 32, 107। अभी क्यों हुआ? so that the accounting treatment given by different organizations remain uniform and comparable। मतलब यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी के चक्कर में ये इंडेस का जन्म हुआ। अभी टाइम एलोकेशन, ये एंटायर इंडेस को हम लोग कैसे कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेप नंबर 1 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो ये वाला वीडियो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू सम एक्सटेंट। Then step number 2 we will solve all the sums from the ICI resources that will take around 10 to 12 hours. Third stage is revision. I will also conduct a rapid revision for the entire concept and all the questions. So that will take around 2 to 3 hours. And hence you will be ready for your exam for this with this chapter in 15 hours time. उसके बाद डेफिनीशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेफिनीशन में देखो 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एनी, क्या डेफिनीशन क्या बोलता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड इन कैश। अभी कॉन्ट्रैक्ट और कैश 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट में देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। डेरिवेटिव क्या है वो आगे देखेंगे, जो भी डेरिवेटिव नहीं है दैट इज़ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी कैश तो एक तो रिसीव कर सकता है या तो पे कर सकते हैं। रिसीव जहाँ पे कैश जहाँ पे रिसीव होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट के चलते, दैट विल गिव बर्थ टू फाइनेंशियल एसेट। एंड कैश जहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, अभी पेमेंट 3 मोड में हो सकता है, कैश प्लस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ओनली कैश और ओनली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पे ओनली कैश है वहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ पे कैश प्लस इक्विटी दोनों है वहाँ पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। बाय ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब जहाँ पे सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर फिक्स टू फिक्स्ड टेस्ट पास होता है इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी। एंड जहाँ पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है ना इसका 2 कंपोनेंट है, दैट इज़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी फिक्स्ड होना चाहिए एंड द टोटल अमाउंट पेएबल, ये दोनों चीज़ एक साथ फिक्स्ड होना चाहिए, तभी जाके ये इक्विटी कहलाएगा। दूसरा केस क्या है, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और अमाउंट जहाँ पे दोनों या तो कोई एक वेरिएबल है, इन दैट केस दैट विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये दोनों ना साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड अमाउंट दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये गया अपना डेफिनेशन।
उसके बाद अभी देखो, ये एक ड्रोन व्यू मैंने प्रिपेयर किया है। सबसे पहला देखो फाइनेंशियल एसेट, ये चैप्टर में ना कुछ कुछ मेन चीज़ हम लोग ब्रॉड एरियाज है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट कैन बी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी इसमें कैसा है, इसमें ना यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट हो सकता है या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकता है। मतलब जहाँ पे फेवरेबल होगा उसको डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे, जहाँ पे अनफेवरेबल होगा, दैट इज़ माइनस माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद मैंने ये चैप्टर में एक मिसलेनियस ऐड किया है, मिसलेनियस सम्स मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कुछ कुछ क्वेश्चन ना हम लोग शेड्यूल 3 वाला चैप्टर में देखेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में है। देन अदर इंडेज मतलब कुछ कुछ ऐसा डिस्क्रिट इंडेज में भी ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक पोर्शन आपको मिलेगा। तो ये वाला चीज़ अब अपने कहाँ पे कवर करके चलेंगे, टू बी कवर्ड अलॉन्ग विथ दोज टॉपिक्स, राइट। तो वो टॉपिक जब करेंगे आगे तो उसमें साइमल्टेनियसली कवर होते जाएगा। ओके अभी देखो इंडेज 32, इंडेज 32 क्या बोलता है, इंडेज 32 ये बोलता है कि मतलब आप फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। देन इंडेज 109 क्या बोलता है, अकाउंटिंग, दैट इज मेजरमेंट वेदर टू फॉलो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है। लास्ट इंडेज 107, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अपना सिलेबस में है भी नहीं, इंडेज 107 इज फॉर डिस्क्लोजर्स, राइट। तो ये हुआ अपना मेजर कवरेज। अभी फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहला तो देखो लोन गिवन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो मार्केट टर्म्स में लोन दे सकता है, कोई कौन दे सकता है, बैंक, एनबीएफसी, कोई कंपनी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यूज इक्वल टू फेयर वैल्यू एंड लोन गिवन। दूसरा है ऑफ मार्केट टर्म्स, ऑफ मार्केट टर्म्स मतलब ये आपका फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस अमाउंट आएगा, दिस डिफरेंस अमाउंट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, दिस इज एन एसेट। ये बाद में अपने सम्स के साथ साथ कवर करके चलेंगे। तो अभी के लिए ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट में एक कॉन्सेप्ट है डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन कैसा है, दो इसमें टाइप है, एक तो विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स मतलब कोई फ्यूचर कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट उसमें मतलब जो एसेट है उसके साथ कंपनी का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम लोग डी रिकग्निशन प्रिंसिपल्स आगे देखेंगे। उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इम्पेयरमेंट मतलब उसको बुक्स मतलब उसका प्रोविजनिंग करके उसका बुक वैल्यू को घटाना है। तो इम्पेयरमेंट इज़ बेसिकली फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो उनका लोन एसेट है उसको कैसे इम्पेयरमेंट करते हैं वो अपना सिलेबस में है, छोटा छोटा 3 इलस्ट्रेशन है, अपने करेंगे। देन लास्ट पार्ट इज़ मॉडिफिकेशन और रीस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन और रीस्ट्रक्चरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देन ये जो लोन गिवन है ना, ये ऑफ मार्केट वाला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड डी रिकग्निशन आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो ये भी मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी में अपना सिलेबस में है एक तो कंपाउंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, देन कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी, देन मॉडिफिकेशन और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो वो एक ही बात है। यहाँ पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हर बार इंपॉर्टेंट होता है, आईसीआई का बहुत प्यारा टॉपिक है, एक ना एक पूछ लेते हैं वो लोग, 6 मार्क का 8 मार्क का जैसे। देन कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एक फुल फ्लेज बहुत बड़ा सा सम है, वो करेंगे। फाइनेंशियल गारंटी में मैं यहाँ पे ना डबल स्टार मार्क करता हूँ, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है एग्ज़ाम में। देन मॉडिफिकेशन और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ, इसमें ऑप्शन आएगा, फ्यूचर्स आएगा एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव है। यहाँ पे मैं एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला पार्ट को इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ आवर होलसम ड्रोन व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। आई थिंक अभी तक आप लोगों को इतना तो हो गया है अपने ये चैप्टर में करने क्या वाले हैं, राइट। ओके, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले ये यहाँ पे एक बार ध्यान दो,
इनिशियल रिकग्निशन इज ऑलवेज एट फेयर वैल्यू। अभी ये फेयर वैल्यू कैसे आएगा? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट EIR। अभी EIR का पूरा क्या है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। डोंट वरी, दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालते हैं इंटरपोलेशन से वो भी हम अपने बाद में डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दिया रहता ही है यार। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब देखो, इनिशियल रिकग्निशन मतलब जिस दिन एंट्री, इनिशियल रिकग्निशन कहाँ पे होता है? इनिशियल रिकग्निशन का मतलब ये होता है जो एसेट का जो एंट्री वैल्यू होता है ना, एंट्री वैल्यू, एसेट का एंट्री वैल्यू बुक्स में कौन सा अमाउंट में लेना है, दैट इज इनिशियल रिकग्निशन। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मतलब बैलेंस शीट डेट में, बैलेंस शीट डेट में एसेट का कौन सा वैल्यू लेना है। इसके लिए दो मेथड है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में भी दो पार्ट है, FV, FVTPL एंड FVOCI। ये सारा चीज़ बाद में अपने डिटेल में सीखेंगे, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर इंड AS 32, ये अपना सबसे पहला पॉइंट है। अभी देखो यहाँ पे एक तो बात है रिसीव और पे, मतलब अपना डेफिनेशन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव और पे कैश, ये अपना था बेसिक डेफिनेशन। इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात मैंने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश। अभी ये कैश का ही बात चल रहा है, रिसीव या तो पे। रिसीव जहाँ पे होगा वहाँ पे रिसीव क्या करेगा? अगर कैश रिसीव होता है या तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी रिसीव हो सकता है, नहीं तो फेवरेबल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये तीन केस फाइनेंशियल एसेट क्लासीफाई होता है, मतलब दिस इज फाइनेंशियल एसेट। और यहाँ पे अगर आपका ऑब्लिगेशन है। रिसीव का क्या मतलब है भाई साहब? यहाँ पे आप एक तो सबसे पहले ना लिखो कि भाई यहाँ पे ना अपना राइट है और यहाँ पे ये है ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो राइट जहाँ पे है ये वाला पार्ट को अपने बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट, और यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। देखते हैं उसका क्या चक्कर है। तो सबसे पहले क्या पे करोगे? या तो कैश पे कर रहे हो या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हो, व्हाट इज दैट इज अनफेवरेबल। तो ये क्लासिफिकेशन आएगा आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। इक्विटी आप दे सकते हो, आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्लासीफाई होता है इक्विटी में। एंड जहाँ पे इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन आप पे कर रहे हो, दैट केस विल बी कवर्ड अंडर कंपाउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द ऑप्शन टू कन्वर्ट इज विद द होल्डर देन फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसका मैं यहाँ पे डिटेल में लिख के रखा है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल लायबिलिटी देखो, इसका एग्जाम्पल दो, मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी कन्वर्टेबल जो है ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल हो सकता है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शनल है, if the option to convert is with the holder of the instrument, then there is a liability component attached to it, hence this is a compound financial instrument। मतलब equity component भी है, liability component भी है। अभी यहाँ पे तो ये जो compound financial statement यहाँ पे बना, मतलब compound financial instrument बना, इसका आप लोग अकाउंटिंग कैसे करोगे? सबसे पहला पार्ट है इनिशियल रिकग्निशन। जो इनिशियल रिकग्निशन आप करोगे ना, दिस इज ऑलवेज इनिशियल रिकग्निशन ऑलवेज एट फेयर वैल्यू, एंड सब्सीक्वेंट जो आपका बैलेंस शीट डेट में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट आप जो करोगे उसमें अगर अमोर्टाइज्ड, मतलब इसका दो मेथड है, एक तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और या तो
फेयर वैल्यू मेथड। बट यहाँ पे एक बात है, ये जो अकाउंटिंग मतलब इनिशियल रिकग्निशन जो है ना, ये फाइनेंशियल एसेट हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। बट सब्सिक्वेंट वाला जो केस है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर इक्विटी। इक्विटी इज नेवर measured subsequently। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप लोग ना इसको याद कर लो। ये लाइन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है एंड आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। इक्विटी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है, राइट? ओके, देन आ जाओ। अभी ये जो देखो, अभी कौन सा आप एक तो मतलब इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का बीच का जो कन्फ्यूजन है, कैसे उसको दूर करना है। जब मैंने बोला था ना फिक्स टू फिक्स्ड, इफ फिक्स टू फिक्स्ड टेस्ट इज सेटिस्फाइड देन इट शुड बी एन इक्विटी। फिक्स टू फिक्स्ड टेस्ट का दो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी गिवन एंड अमाउंट। ये दोनों फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पे एंड वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नहीं है, याद रखोगे। नेक्स्ट, if fixed to fixed test is not satisfied then it is a financial liability and not equity। इसका कुछ एक्सेप्शंस है। ये जो एक्सेप्शंस है ना, दिस विल ऑलवेज बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन सा है? एक तो बोनस शेयर्स, शेयर स्प्लिट, एक्स्ट्रा शेयर्स विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब आपने एक एग्रीमेंट किया कि मतलब समझो ईसॉप स्कीम निकाला कि ईयर एंड में अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको 100 शेयर्स मिलेगा, ईयर 2 में करोगे तो 150 शेयर्स मिलेगा, लाइक दैट। ये जो एडिशनल शेयर्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ ये भी ऑलवेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई होगा। देन पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ये भी इक्विटी क्लासीफाई होता है। देन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये IFRS और इंडेस का कार्व आउट है। ये कार्व आउट है IFRS विज इंडेस का कार्व आउट है, ठीक है। कोई आपको फ्यूचर में अगर इंटरव्यू में पूछा कि भाई इंडेस का एक दो कार्व आउट बता दो, ये आप लोग शान से बोल सकते हो, दिस इज अ कार्व आउट, है ना। एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, डरो मत यार, एग्ज़ाम में नहीं ये सब पूछते हैं, है ना। हाँ, तो यार ये कार्व आउट हुआ, राइट। आई थिंक क्लासिफिकेशन हो गया आप लोगों का, मतलब सेट हो गया अभी तक। तो ये जो भी है, इतना टेंशन मत लो, अभी एक बार सुन लो अच्छे से, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये सब रिवीजन होता रहेगा हर एक सम के साथ। अभी ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, दिस इज एज पर इंडेस 32, ओके। उसके बाद हम लोग ना सीखेंगे अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडेस 109। अभी 109 एंटर हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पे दो मेथड्स है अकाउंटिंग का, एक तो एट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब उसको बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एंड दूसरा है एट फेयर वैल्यू। जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो बिजनेस मॉडल शुड बी होल्ड टिल मैच्योरिटी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं, तो डिबेंचर 5 साल का डिबेंचर इशू किया तो उसको तो होल्ड करके रखना है ना जब तक रिडीम नहीं होता है। प्लस दूसरा कंडीशन है SPPI टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मतलब SPPI का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब ये होता है स्पेसिफाइड पीरियड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अभी इसका मतलब क्या है? बड़ा ही घातक लग रही है सुनने में। SPPI टेस्ट क्या होता है? स्पेसिफाइड पीरियड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे तीन बातें हैं, स्पेसिफाइड पीरियड, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। स्पेसिफाइड पीरियड बोले तो समझो डिबेंचर, अभी डिबेंचर इशू कर रहे हो तो स्पेसिफाइड पीरियड हो गया 5 साल। 10% डिबेंचर
तो उसका 10% इंटरेस्ट मिलेगा एंड रिडेम्पशन प्रिंसिपल भी आ गया। ये जहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई होता है, ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई हो गया, दैट इज़ योर बिजनेस मॉडल शुड बी होल्ड टू मैच्योरिटी एंड SPPI, ये दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं, इट इज़ दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी अकाउंटेड एज पर ACM मेथड। देन दूसरा क्या है, फेयर वैल्यू मेथड। अभी फेयर वैल्यू मेथड में कंडीशन क्या है, बिजनेस मॉडल इज टू ट्रेड और टू होल्ड और ट्रेड, मतलब होल्ड और ट्रेड कोई भी चलेगा एंड SPPI नॉट सेटिस्फाइड करके, ये वाला मतलब जहाँ पे सीधा सा बात है यार, यहाँ पे ना लिख देता हूँ, वेयर ACM cannot be applied, where ACM cannot be applied, fair value method will apply। सीधा सा बात है, पहले देख लो ACM अप्लाई हो रहा है कि नहीं, नहीं होता तो फेयर वैल्यू मेथड होगा। फेयर वैल्यू मेथड का दो मेथड है, एक तो FVTPL एंड FVOCI। FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी फेयर वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, फेयर वैल्यू चेंजेस विल बी रूटेड टू P और L अकाउंट। FVOCI मतलब फेयर वैल्यू changes will be routed to other comprehensive income। अब ये OCI रिक्लासिफेबल नॉन रिक्लासिफेबल बाद में देखेंगे, इतना जान लो FVOCI का ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड गाइस, हाँ तो ये था will be routed to PRL and fair value changes will be routed to OCI। And in case of financial asset, यहाँ पे मैं emphasize कर रहा हूँ financial asset, इसको गोल भी कर दिया। Only in case of financial asset there is an one time irrevocable option whether to opt for FVTPL or FVOCI at the inception। Only one time option financial asset के केस में मिलेगा and not available for financial liability। इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। देन मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक छोटा सा डायग्राम है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है। ये क्विक रेफरेंस के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो। मतलब एक तो देखो फाइनेंशियल एसेट जो है उसमें ACM, FVTPL, FVOCI तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में ACM है, FVTPL है, FVOCI नहीं है। देन डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओनली FVTPL ऑप्शन है। ये आप लोग ऐसे याद रखोगे, राइट। और इसको अगर ऐसा भी शॉर्टकट करना है ना, ऐसा ग्रेटर देन साइन करके ना, और इजीली याद रखोगे। तो फाइनेंशियल एसेट सबसे बड़ा था, फाइनेंशियल लायबिलिटी एक कम हो गया, डेरिवेटिव और एक कम हो गया, तो ये याद रह जाएगा आपको ये सीक्वेंस में। देन FVTOCI में दो चीज़ें हैं, FVOCI रिक्लासिफिएबल एंड नॉन रिक्लासिफिएबल। जो रिक्लासिफिएबल है ना, लेटर ऑन गोज टू PRL, और नॉन रिक्लासिफेबल जो है लेटर ऑन गोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स, डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, दैट इज अदर इक्विटी में चला जाएगा। सो ये है रिक्लासिफेबल एंड नॉन रिक्लासिफेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें उतना डिटेल में मत सोचो, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ओके। देन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का डेफिनेशन में कौन कौन सा आता है, ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फीस, मतलब लोन प्रोसेसिंग फीस एट्सेट्रा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में
अगर एसीएम अकाउंटिंग, जहाँ पे एसीएम अकाउंटिंग का बात है वहाँ पे क्या करना है, अगर फाइनेंशियल एसेट का केस है उसमें ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर दो, फाइनेंशियल लायबिलिटी का अगर केस है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस कर दो। ये ऐड लेस करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे ईआईआर, ये ईआईआर में ऑटोमेटिकली ना आ जाएगा सेट होके। देन एफ वी ओ सी आई, अभी एफ वी ओ सी आई रिक्लासिफिएबल और एफ वी टी पी एल, ये दोनों केस में ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू पीओरएल अकाउंट, एंड जहाँ पे एफ वी ओ सी आई नॉन रिक्लासिफिएबल है ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बट ऑब्वियस ओ सी आई, मैंने ऊपर आपको बता दिया ना, ठीक है। अभी ये जो इक्विटी, मतलब ये अदर इक्विटी है ना, तो अदर इक्विटी है तो ऑब्वियस सा बात है कि ओ सी आई में जाएगा। उसके बाद अगर इक्विटी का बात चल रहा है, ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू अदर इक्विटी डायरेक्टली, ये आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप कैसे सम में क्या एडजस्टमेंट करोगे। देन देयर आर फ्यू नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइक डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू और रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू, एडजस्ट इट विद फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी इन ऑल मेथड्स, राइट। लाइफ सेट है, मतलब ऐसा हुआ तो लाइफ सेट ना, सब में एक ही करना है। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू, जहाँ पे इशू का बात है, ये इशू वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे इशू का, इशू के केस में जो डिस्काउंट प्रीमियम है उसको ना फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी में आप सारा मेथड में एडजस्ट कर दो। देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इफ़ द केस if it is ACM method then consider it in EIR, if fair value method then transfer it to PRL at the time of redemption, जब redeem करोगे वो टाइम पे आप PRL में ट्रांसफ़र कर दो। अदर केस में ट्रांसफ़र टू PRL, मतलब ये दोनों डिस्काउंट प्रीमियम ऑन इशू रिडेम्पशन छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अदर नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको आप सीधा सीधी PL में लेके चले जाओगे। देन अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अभी अपना फाइनेंशियल एसेट स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो बेसिक्स में पढ़े थे अपने, ये है फाइनेंशियल एसेट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट में कैसे अकाउंटिंग करोगे, रिकग्निशन, रिकग्निशन में क्या होगा, एक तो देखो एसीएम मेथड है, एसीएम मेथड में दो पॉसिबिलिटी है, एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एसेट एक्वायर्ड एट अदर देन फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू में नहीं है, दैट इज ऑफ मार्केट टर्म्स। ऑफ मार्केट टर्म्स का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू योर फेयर वैल्यू, और ये वाला जो केस है ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इम्पेयरमेंट जो है, इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे वो अपने लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। देन इम्पेयरमेंट एंड डी रिकग्निशन का जो डिस्कशन है लेटर, मतलब सम के साथ साथ करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी एसीएम मेथड हुआ, उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड में, इसके लिए आईसीआई इलस्ट्रेशंस वी विल बी रेफरिंग, एंड इसका दो मेथड है, एफवीटीपीएल एंड एफवीओसीआई मेथड, ठीक है। देन फाइनेंशियल एसेट में और एक पार्ट क्या है, मॉडिफिकेशन रीस्ट्रक्चरिंग। अभी मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन किसको बोलेंगे, चेंज इन कैश फ्लोज बाय द रिसीवर ऑफ द लोन, मतलब जो लोन का रिसीवर है उसका कैश फ्लो में चेंज हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब में क्या करोगे, जो अपने रिवाइज्ड कैश फ्लोज निकालेंगे ना, जो चेंजेस हुआ तो कैश फ्लो चेंज हुआ, रिवाइज्ड कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट ओल्ड ईआईआर में निकालेंगे। और ये मॉडिफिकेशन का केस कौन सा है, यहाँ पे ना बोथ पार्टी डज नॉट एग्री, यहाँ पे बोथ पार्टी डज नॉट एग्री है, और यहाँ पे बोथ पार्टी एग्रीज, जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग का केस है यहाँ पे बोथ पार्टी एग्रीज। ऐसा सिमिलर सिचुएशन आपको इंडियस 116 लीजेस में भी आएगा, और सेम कॉन्सेप्ट से याद रखना है उसको, बोथ द पार्टी एग्रीज जहाँ पे है उसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज एट न्यू ईआईआर, देखो ओल्ड और न्यू वाला जो वर्ड है ना, इसको मैंने ऑलरेडी कैप्स में लिख के रखा है, क्योंकि सम करते वक्त ना यही चीज़ आपको रेफर करना है, आपको सोचना है इफ़ इट इज़ अ मॉडिफिकेशन देन कैसे डिसाइड करोगे मॉडिफिकेशन है, बोथ पार्टी डज नॉट एग्री।
अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो एट ओल्ड ईआईआर, एंड इफ इट इज अ केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे डिसाइड करोगे? प्रेजेंट बोथ द पार्टी एग्रीज, इन दैट केस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज एट न्यू ईआईआर. सो दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट. देन इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट में तीन चीज़ अपने सीखेंगे, तीन मेथड है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, लॉस रेट प्रोविजनिंग, प्रोविजन मैट्रिक्स. ऑनेस्टली बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो दो तीन तीन लाइन का तीन इलस्ट्रेशन आईसीएम मैट में दिया है, अपने जब सम करेंगे कवर करेंगे. देन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. बेटर अंडरस्टैंडिंग जब इलस्ट्रेशन करेंगे तब मिलेगा. अभी के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दे रहा हूँ. इसमें दो पॉसिबिलिटी है, कैश फ्लोज ऑफ द एसेट हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड. दूसरा पॉसिबिलिटी है कैश फ्लोज ऑफ द एसेट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, दैट मीन्स फाइनेंशियल एसेट विल गिव कैश फ्लोज. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट इज ऑलरेडी गिवन द एंटायर कैश फ्लोज टू द एंटिटी. ऐसा अगर केस है, दो केस में पॉसिबिलिटी है, डेटर्स और लोन गिवन का केस में, इन दैट केस डी रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम द बुक्स, मिटा दो. देन दूसरा पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव कैश फ्लोज टू द एंटिटी. मतलब फाइनेंशियल एसेट अभी तक उसने पूरा कैश फ्लो दिया नहीं है और आगे देने भी नहीं वाला है, वो इन दैट केस उसको बैड डेट बोल सकते हैं, एनपीए बोल सकते हैं, वो केस में भी उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो. देन जहाँ पे कैश फ्लोज हैव नॉट येट एक्सपायर्ड एंड द फाइनेंशियल एसेट विल स्टिल गिव यू द कैश फ्लोज, इन दैट केस फाइनेंशियल एसेट विल नॉट गिव कैश फ्लोज टू द कंपनी. मतलब कंपनी ने ऑलरेडी कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है वो एसेट, बट टू द फैक्टर, कैश फ्लो किसको मिलेगा? फैक्टर को. उसका दो पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड विथ रिस्क रिवर्ड एंड फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट रिस्क और रिवर्ड. मतलब ये फर्स्ट वाला केस में ट्रांसफर्ड विदाउट रिकोर्स, मतलब रिस्क रिवर्ड दोनों के साथ भेज दिया, तो और कोई रिकोर्स है नहीं. मतलब यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है, जो कंपनी है उसका कोई और अटैचमेंट है ही नहीं एसेट के साथ, तो उसको सीधा सीधा डी रिकॉग्नाइज कर दो. इसका एक प्रिंसिपल है, बाद में अपने सीखेंगे कि ये कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट विथ इन एसेट. ये जो CIA है ना, इसका नाम ये है कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट विद द एसेट. अगर इसका आंसर येस होता है और नो, दो पॉसिबिलिटी है. अगर इसका आंसर येस होता है देन डू नॉट डी रिकॉग्नाइज. अगर इसका आंसर कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट नहीं है देन डी रिकॉग्नाइज. राइट, ये इसका कॉन्सेप्ट है. उसके बाद फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड विथ रिकोर्स. मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रांसफर किया है विथ रिकोर्स, मतलब कंपनी का अभी भी लायबिलिटी है, हैंस कैन नॉट बी डी रिकॉग्नाइज्ड बट क्रिएट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. फाइनेंशियल लायबिलिटी किस चीज़ के लिए क्रिएट करोगे? फॉर द गारंटी गिवन टू द फैक्टर. कंपनी ने वो जो ARC है उसको गारंटी दिया है, अगर ARC रिकवर नहीं कर पा रहे तो कंपनी उसको पे करके चलेगा, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी. और ये जो गारंटी है, ये गारंटी को आप बोलोगे ना, ये गारंटी वाला ही चीज़ अपना कवर हो जाता है फाइनेंशियल गारंटी वाला कॉन्सेप्ट में. फाइनेंशियल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी रिलेटेड भी एक सम है सब्सिडियरी होल्डिंग का, वो भी करेंगे. देन फाइनेंशियल एसेट विल गिव कैश फ्लोज टू द कंपनी. जहाँ पे फैक्टर को नहीं जा रहा, कंपनी को मिल रहा है कैश फ्लो, वहाँ पे डी रिकॉग्नाइज करने का दो कंडीशन है, नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर कैश फ्लोज एंड नो कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर. मतलब ऑब्लिगेशन मतलब कैश फ्लो ट्रांसफर करने का कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर करने का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ये दो कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होता है, इन दैट केस आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो. आई होप दिस सीम्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग इट. जहाँ पे ACM मेथड से फेयर वैल्यू मेथड में चेंज होता है, तो फेयर वैल्यू कौन सा लेना है? फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ चेंज, उस दिन का फेयर वैल्यू ले लो. कोई भी डिफरेंस अगर आएगा, डिफरेंस जाता है P और L और OCI
एज द केस में भी मतलब जहाँ पे एसीएम से एफवीटी पीएल में जा रहा है वहाँ पे पीएनएल में ट्रांसफ़र करो, एसीएम से एफवी ओसीआई में जा रहा है ओसीआई में ट्रांसफ़र करो। नीचे मैंने जनरल एंट्रीज लिख के रखा है, आप लोग बाद में रेफर कर लेना। दूसरा केस क्या है, फेयर वैल्यू से एसीएम में जा रहा है। अभी मतलब एफवीटी पीएल से अगर एसीएम में, दो केस है, एफवीटी पीएल से एसीएम जा रहा है, एफवी ओसीआई से एसीएम जा रहा है, दो ही केस है। पहला केस फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन बिकम्स कॉस्ट, ठीक है, जो फेयर वैल्यू चेंज के डेट में था उसको आप कॉस्ट मान लो। देन रिवर्स ओसीआई बैलेंस थ्रू फाइनेंशियल एसेट विल कम बैक टू कॉस्ट। ओसीआई का जो आपका बैलेंस था उसको आप रिवर्स करो फाइनेंशियल एसेट में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकल मतलब फाइनेंशियल एसेट से वो जो ओसीआई रिजर्व है ना उसको माइनस कर दो तो फाइनेंशियल एसेट ऑटोमेटिकली कॉस्ट में आ जाएगा, राइट। चलो वेरी सिंपल। देन एफवी ओसीआई से एफवीटीपीएल में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट फाइनेंशियल एसेट इनटू फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफर द डिफरेंस टू पीओएल और ओसीआई एज पर न्यू मेथड। मतलब अगर ओसीआई टू पीएल में जा रहे हैं तो डिफरेंस पीएल में जाओ, पीएल में लेके जाओ। अगर एफबीटी पीएल से एफवीओसीआई में जा रहा है तो डिफरेंस अब एफवीओसीआई में लेके जाना। दिस इज इट, वेरी इजी। लास्ट है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में देखो मेजरमेंट एक आएगा, रिकग्निशन है, डी रिकग्निशन है एंड फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी जो है ना इसके लिए वी विल रेफर इलस्ट्रेशंस, तो इलस्ट्रेशन के साथ ही इसको करना है। ये देखो मेजरमेंट जो है, अभी मेजरमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी का दो मेथड है, अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो एसीएम या तो एफवीटीपीएल, यहाँ पे एफवीओसीआई वाला ऑप्शन नहीं है फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में। रिकग्निशन क्या है, अगर एसीएम मेथड है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, कंपाउंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी कंपाउंड फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में कैसे करना है उसका एक मैंने यहाँ पे मेथड आपको दिया है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मैं इसको ना बॉक्स के अंदर कर देता हूँ सो दैट आपको लगे कि यह इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टोटल प्रोसीड्स रिसीव, उससे माइनस करेंगे डेट पोर्शन। डेट पोर्शन में क्या क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ये दोनों चीज़ को लेस करने से आपको आ जाएगा इक्विटी पोर्शन। इक्विटी पोर्शन के केस में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, नो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इक्विटी पोर्शन। एंड ये जो डेट पोर्शन है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल, तो इसमें तो एसीएम मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा जो डेट पोर्शन है। ये जो मेथड है, ये मेथड को प्यार से बोलते हैं स्प्लिट अकाउंटिंग। स्प्लिट अकाउंटिंग एज पर इंडेज 109। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो ये टर्म। दिस विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर की नहीं बच्चे को आता है। दिस मेथड इज नोन एज स्प्लिट अकाउंटिंग। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा चक्कर है। दैट डी रिकग्निशन, डी रिकग्निशन में ना कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, ये भी अपने सीखेंगे इलस्ट्रेशन के साथ। ये भी अपने सीखेंगे इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी अगर ये फेवरेबल होता है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट बनेगा, अनफेवरेबल होता है डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। तीसरा एक कॉन्सेप्ट है एम्बेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फीचर क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है। रिमेंबर, कोट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द एग्जाम व्हाइल राइटिंग द सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन लिखने का लिटरली मार्क्स रहता है एग्जाम में। अगर 6 मार्क का दिया ना 2 मार्क इसमें आएगा। तो एक कंडीशन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नील और लो। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड इन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कंडीशन इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग। अभी यहाँ पे ऊपर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज़ किया ना, ये भाई कॉन्ट्रैक्ट 4 टाइप का यहाँ पे होता है, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप।
आप लोग एसएफएम में ये सब ऑलरेडी आपको ज्ञान मिला रहेगा, यहाँ पे अननेसेसरीली ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाते हैं। उसके बाद वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है, इक्विटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी फ्यूचर्स, तो ये 4 अंडरलाइन है। ये सब एग्जाम में मत ठोक के आना, एग्जाम में बस 3 पॉइंट लिखो चलेगा। ओके, देन embedded derivative instrument. A derivative element is closely linked with the main sale purchase contract. जो main sale purchase contract है ना, उसके साथ एक derivative element is attached which is not separable, where the two contracts are not separable. ये केस में इसको आप embedded derivative instrument मान के चलेंगे। इसका 2 एग्जाम्पल है अपना सिलेबस में, एक तो एसेट परचेज इन फॉरेन करेंसी, दूसरा क्या है, लोन विथ प्री पेमेंट ऑप्शन। ये दोनों एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, इसलिए लिख के रखा है रेफर इलस्ट्रेशंस। तो ये हो गया डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव के नीचे उसमें मैंने बोला दो, वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, फ्यूचर। तो ऑप्शन एंड फ्यूचर अपने सिलेबस में है, फॉरवर्ड स्वैप, फॉरवर्ड एंड स्वैप अपना, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड एंड स्वैप अपना सिलेबस में नहीं है, ऑप्शन एंड फ्यूचर अपना सिलेबस में है। तो ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं सुनो, एक तो होल्डर और बायर यहाँ पे है, राइटर और सेलर यहाँ पे। ये देखो एसएफएम में सब आप लोग करके आए हो, जहाँ पे होल्डर बायर का बात चल रहा है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो होल्डर के लिए कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाई, पुट ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू सेल। अभी राइटर, पुट राइटर, कॉल राइटर जो भी जो सेलर है, उसके लिए कॉल ऑप्शन का मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू सेल, पुट का मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू बाई। बस उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, रिवर्स। अभी कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, कॉल ऑप्शन मतलब अपसाइड बेटिंग समझ लो। इट विल बी एक्सरसाइज्ड इफ द करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, एसएफएम कॉन्सेप्ट। पुट ऑप्शन क्या है, दिस इज डाउन साइड बेटिंग, विल बी एक्सरसाइज्ड इफ करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। तो ये बगल में लिख के रखा है एसएफएम कॉन्सेप्ट। थोड़ा आप लोग अगर एसएफएम करके आए हो तो बहुत इजी होगा, नहीं तो नेवरदलेस आप ये वाला चार्ट रेफर करके इसको कर सकते हो। उसके बाद फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर का एक खासियत है, जैसे ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम इज मैंडेटरी। फ्यूचर में क्या होता है, देयर इज नो इनिशियल प्रीमियम, देयर इज नो इनिशियल प्रीमियम, देयर इज ऑब्लिगेशन ऑन बोथ पार्टीज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में होल्डर के लिए ऑप्शन होता है, जो राइटर है उसके लिए ऑब्लिगेशन होता है। फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। अभी फ्यूचर में 2 पोजीशन होता है, लॉन्ग पोजीशन मतलब अपसाइड, शॉर्ट पोजीशन मतलब डाउन साइड। ये 2 पोजीशन होता है फ्यूचर में। लॉन्ग पोजीशन मतलब ऑब्लिगेशन टू बाई, शॉर्ट पोजीशन मतलब ऑब्लिगेशन टू सेल। उसके बाद कैश फ्लो हेज, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पज। स्टिल कैश फ्लो हेज में 2 चीज़ें कवर्ड है, मतलब कैश फ्लो दो टाइप का कैश फ्लो इसमें कवर्ड है, इंटरेस्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज कैश फ्लोज। द चेंजेस गोज इन कैश फ्लो हेज रिजर्व, जो भी चेंजेस आएगा ना कैश फ्लो में, दैट गोज इन कैश फ्लो हेज रिजर्व, दैट इज ओसीआई रिक्लासिफिएबल। ये वाला लाइन आप लोग थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल 3 में या तो इंडेस 101 में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम में आ सकता है, इफ इंस्टीट्यूट गिव्स एन आइटम इन द बैलेंस शीट। उसके बाद ये तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाई दिस इंडेस केम, दैट इज कवरेज। तो ये आई थिंक जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, दैट थिंग इज़ ओवर। गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया, मतलब दिल से दिमाग से दोनों से अगर पसंद आया, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड शेयर करो, सो दैट आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। एंड गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, CA Final FR for November 2022 attempt, I will be giving the entire revision batch for November 2020, मतलब दिस नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैं यूट्यूब में सारा वीडियो अपलोड करके चलूँगा। एंड आप लोगों से ये मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कि नोट्स कैसे आपको मिलेगा, उसमें एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिंक, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, आई मीन परचेज़ कर सकते हो। द नोट्स इज़ नॉट फॉर फ्री, वीडियोस वगैरह तो आपको मिल जाएगा,
देन क्वेश्चन बैंक है, नोट्स है, वो सारा चीज़ दैट इज़ नॉट फॉर फ्री रिसोर्सेज. एंड द थिंग इज़ कि हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना. एंड क्योंकि टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो वो लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको अवेल कर सकते हो. तो गाइज, दिस इज़ इट फॉर द डे. आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद. बाय.